हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। हिंदी मीडियम का चैनल है, जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। और बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कॉन्टेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 ऑसिलेशंस के अंदर अब हम आ चुके हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव निकालने के ऊपर, एंड उसी के साथ साथ हम डैम्ड ऑसिलेशंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस आर बेसिकली डैम्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशंस में बेसिकली क्या होता है ना कि हर बार जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर नहीं होता है। एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन एंड मल्टीपल रीजंस एज वेल। ठीक है, तो उसको अपन बाकायदा देखने वाले हैं विद प्रॉपर ग्राफ। और सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव की। ठीक है, अब सर ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए, पहली बात तो आप समझें कि रिजल्टेंट वेव क्या होगा। पहली बात तो आप ये समझें कि रिजल्टेंट वेव क्या होगा। जब दो वेव्स ना सुपर इंपोज कर जाती हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्राफ के लिए वाई एक्सिस बना दी है, ये मैंने ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस बना दी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पहला वाला वेव है ये, और ये जो वेव था ना इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मान लेते हैं अपन ए के बराबर है, चलेगा। अब बाकी मैं यहाँ से एरो हटा रहा हूँ क्योंकि क्या है फिर वो डायग्राम फिर बहुत ही मेस्ड अप हो जाता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना सर अपने पास में, वो है अपने पास में ए के बराबर। ठीक है, और उसको हमने सुपर इम्पोज कर दिया है दूसरे वाले वेव के साथ में। तो दूसरा वाला जो वेव है ना ये ऐसा कुछ वेव है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ना सर वो है बी के बराबर। कितना है सर? बी के बराबर है। तो ए एम्पलीट्यूड है, बी एम्पलीट्यूड है। अब इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ना जरा उस पर गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उस पर गौर फरमाइएगा। रिजल्टेंट वेव विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर? आर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो जब दो वेव्स का अपन ने सुपर पोजिशन करवा दिया है तो दो वेव्स का सुपर पोजिशन होने के बाद ना एक रिजल्टेंट वेव बन जाता है। क्या बन जाता है सर? दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन करवाने के बाद क्या बन जाता है सर? रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो ये तो अपने पास में ए और बी वाले वेव्स थे, पहला और दूसरा वेव था जिसका एम्पलीट्यूड ए और बी के बराबर था। इसका अपन ने करवाया सुपर पोजिशन, तो अपने पास में जो बन गया है ना वेव सर वो बन गया है रिजल्टेंट वेव। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं कि आफ्टर सुपर पोजिशन आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। ठीक है, एक वेव अकेले कैसे करेगी सुपर इंपोज यार? तो आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स, आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स हमें जो मिलता है ना उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज द resultant wave. What we get is the resultant wave itself. ठीक है, आगे आपको ये वाली पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा अपने को पूरा समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज लिख के रखी हुई है। लेट अस सपोज दैट देयर आर टू वेव्स। ऐसा अपन मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट देयर आर टू वेव्स। ऐसा अपन मान लेते हैं कि अपने पास में ना दो वेव्स हैं। ठीक है, ओके सर, जिसमें एम्पलीट्यूड पहली वाली का ए के बराबर है और दूसरी वाली का बी के बराबर है रिस्पेक्टिवली। तो हमने ऐसा मान लिया है कि हमारे पास में दो वेव्स हैं, पहले वाले का एम्पलीट्यूड ए के बराबर है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड बी के बराबर है। अब उनका करवा चुके हैं अपन सुपरपोजिशन, और जब दो या दो से ज्यादा वेव्स का सुपरपोजिशन हो जाता है तो दैट बेसिकली रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, ओके सर, तो बोथ द वेव्स सुपर इंपोज ईच अदर। तो अब यहां पे क्या हो गया सर कि दोनों के दोनों वेव्स, बोथ द वेव्स बेसिकली सुपर इंपोज ईच अदर। दोनों वेव जो है ना वो एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो चुकी हैं। ठीक है, देयर सुपरपोजिशन प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट वेव। जैसे दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो चुकी हैं तो वो अब यहां से क्या फॉर्म करेगी सर? रिजल्टेंट वेव फॉर्म करेगी, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है सर? आर के बराबर। आगे आपको ये वाली बात समझ में? पहला वाला वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए के बराबर है, दूसरा वाला वेव जिसका एम्पलीट्यूड बी के बराबर है। और देखो
अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि दोनों के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, तो ये तो बहुत ही स्पेशल केस हो जाएगा, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली चेक करें तो कोई गारंटी नहीं है कि दोनों वेव सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हो, ठीक है, दे माइट बी हैविंग सम फेज डिफरेंस। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई दोनों का फेज सेम है, दोनों के फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये तो बहुत ही स्पेशल, वो तो बहुत ही स्पेशल केस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, स्पेसिफिक केस में बोल रहा था, तो स्पेशल केस है, स्पेसिफिक केस हो जाएगा। तो हमें समझना है कि हम जो अब डेरिवेशन करेंगे ना, उसमें अपन ये मान के चलेंगे कि भाई दोनों वेव्स के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर बोल दो फेज डिफरेंस 0 तो फिर वो स्पेसिफिक केस बन जाएगा। तो अपन डेरिवेशन हमेशा कैसे करते हैं, जनरलाइज्ड मैनर में करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन जब करेंगे ना अपन, तो अपन पूरा एक बकायदा फेज डिफरेंस लेके चलेंगे, दैट इज फाई लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, अपन ने पूरा अज्यूम करा है, सपोज करा है कि दो वेव्स हैं जिसका एम्पलीट्यूड ए है और बी है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद दोनों ही वेव जो है ना वो सुपर इंपोज हो गए, और जब दोनों वेव सुपर इंपोज हो जाएंगे तो दैट रिजल्ट्स इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ अ रिजल्टेंट वेव, और उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ना सर, उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ना सर, वो होगा आर के बराबर। रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा आर के बराबर। इतनी बात दिमाग में घुस रही है क्या? और इसी चीज को यहां पे मैंने प्रेजेंट भी कर दिया है इस शानदार से ग्राफ से, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों, ये जो सुपर इंपोज ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है सर। ओके, डन 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 डन। अब अपन शुरू क्या करने वाले हैं, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले कि स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, ठीक है, हम लोग इससे वाकिफ है। और मैं आपको बता दूं क्लास 12th में भी ना आपको जो ये इक्वेशन लिखने का तरीका है ना, ये बड़ा काम आने वाला है। एक चैप्टर आता है क्लास 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का, बहुत ही जानदार चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर में क्या होता है ना, आप बार बार इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। करंट वहां पे ऐसे फ्लो कर रहा होता है, साइनयूसोइडल वेरिएशन दिखा रहा होता है, तो वहां पर आप वेव इक्वेशन का सहारा लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, अब जरा एक दफा ध्यान दिया जाए, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। तो देखिए y इज इक्वल्स टू ना, क्या लिखते हैं अपन, मैं आपको बता दूं, a साइन ओमेगा टी, ठीक है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख दिया मैंने, ठीक है। मान ले मैं एक ऐसे इक्वेशन की बात कर रहा हूं, एक ऐसे वेव की बात कर रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड जो है ना a के बराबर है। तो यहाँ पे जो ये a लिखा हुआ है ना, दिस इज बेसिकली सर्विंग द पर्पस ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, this is basically going to be the amplitude of the wave. ओके सर, डन 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 डन, दिस इज द एम्पलीट्यूड। उसके बाद में जो y होता है ना, y अपने पास में क्या होता है सर, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। y अपने पास में क्या होगा सर, किसी भी, जैसे मैं मान लेता हूं कि मुझे एक सवाल आया कि भाई 6 माइक्रो सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, कितना कितना वेव डिस्प्लेस हो चुका है, तो t की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 6 माइक्रो सेकेंड, पूरा सॉल्व आउट करूंगा, तब मुझे जो मिलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे अपने पास में इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है, समझ ला तो ला, आया समझ। इसको अपन कहते हैं क्या सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको अपन सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैं आपको बता दूं, साइन का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, कोसाइन का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यू कैन कन्वीनियंटली यूज साइन, यू कैन कन्वीनियंटली यूज साइन और कोसाइन फंक्शन, यू कैन कन्वीनियंटली यूज साइन और कोसाइन फंक्शन, ठीक है। हम कन्वीनियंटली साइन या कोसाइन फंक्शन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप स्पेसिफिकली ऑसिलेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, तो मैं आपको बता चुका था कि साइन वाला फंक्शन अपन तब यूज करते हैं जब t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी मीन पोजीशन पर होती है। क्या बोला मैंने, कि साइन वाला फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी होती है मीन पोजीशन पे, और कॉस वाला फंक्शन, कोसाइन वाला फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। आ गई मेरी पूरी बात समझ में? यस सर, पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए सर आगे बढ़ा जाए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव हो जाएगा, फिर साइन का फंक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो ओमेगा आप यूज कर रहे हैं ना, इस ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। मैं इसको यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, कई दफा इसको अपन एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टी अपने पास में क्या होने वाला है सर, दिस टी इज गोइंग टू बी द इंस्टेंटेनियस टाइम, दिस t is going to be the instantaneous time। ओके सर, डन। और ये जो फाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस फाई को अपन क्या बोलते हैं, इस फाई को अपन कहते हैं सर इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज को ही इपॉक भी कहा जाता है, ठीक है। इस फाई को हम क्या बोलते हैं, इस फाई को अपन कहते हैं इनिशियल फेज,
और इनिशियल फेज को ही हम प्यार से इपॉक भी कहते हैं। इस फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेज और इनिशियल फेज को हम प्यार से इपॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होती है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। अब कैसे अपन करेंगे डेरिवेशन, अब आप लोग को बड़े आराम से समझ में आने वाला है, बिकॉज अब आप लोग वाकिफ हो चुके हैं ना स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन के फॉर्मेट से। वेव इक्वेशन लिखने के फॉर्मेट से आप यहाँ पे वाकिफ हो चुके हैं, तो अब डेरिवेशन अपने लिए आसान रहने वाला है। तो मैं एक काम करो बेटा, जल्दी से इसको ना जिस भी कॉपी में आप नोट बना रहे हो अभी, उसमें इसको तरीके से लिख लो, एकदम अच्छे से स्टार मार्क डाल देना। ये अपना स्टार मार्क है, ठीक है, सबको पता है, बहुत फेमस स्टार मार्क है ये अपना। ठीक है, तो एक बार जरा ये इसको छाप लिया जाए फटाफट फुर्ती में, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, बकायदा फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अपन रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड पे। सुनना मेरी बात को, मेरे डेरिवेशन में जो मैं छोटा वाला ए यूज करूंगा ना, वो अपने पास क्या होगा, वो होगा फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड। जो मैं छोटा वाला बी यूज करूंगा, वो अपने पास में क्या होगा सर, वो होगा दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड। और जो मैं कैपिटल आर यूज करूंगा ना, वो कैपिटल आर क्या होगा, वो होगा सर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। क्या होगा सर, वो होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो शुरुआत देते हैं डेरिवेशन को, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अब हम शुरुआत दे रहे हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। चले भाई, चले 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 आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो भाई देखो क्या होता है कि लेट सपोज कि टू वेव्स हैव सुपर इम्पोज। ठीक है, तो जो दो वेव्स अपने पास में सुपर इम्पोज हो रही हैं, अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट सपोज टू वेव्स, लेट अस सपोज दैट two waves are superimposed। हम ऐसा मान लेते हैं, let us suppose that two waves are superimposed। ठीक है, let us suppose that two waves are superimposed having wave equation। भाई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड थ्योरी चाहिए। हैविंग वेव इक्वेशन ऑफ y1 एंड y2, हैविंग वेव इक्वेशन ऑफ y1 एंड y2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव। a को अपन क्या मान लेते हैं, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एंड b को अपन मान लेते हैं कि b इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, एंड b इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। तो a को अपन मान लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, और b को अपन मान लेते हैं एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव। ठीक है सर, ओके, डन 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 डन। अब जरा गौर करना इक्वेशंस कैसे खींचती हैं। पहला वाला जो अपने पास में वेव इक्वेशन होगा, उसको अपन लिख देते हैं y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं ये बोलने वाला हूं कि भाई अपन ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों वेव्स में ना कुछ ना कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस तो होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूं कि इनिशियल फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, तो दैट बिकम्स अ वेरी स्पेसिफिक केस। तो अपन डेरिवेशन कभी भी स्पेसिफिक केस पे नहीं होता है, डेरिवेशन हमेशा क्या है, जनरल केस में होता है। ठीक है, तो अगर मैं ओमेगा टी पे छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का फेज सेम हो जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का फाई करते हैं। ठीक है, तो जो अपन ने प्लस का फाई करा है ना, दिस इज द फेज डिफरेंस। ये अपने पास में दो वेव्स हो चुके हैं, ये अपने पास में y1 उसका फर्स्ट वेव का वेव इक्वेशन, ये अपने पास में सेकंड वाले वेव का वेव इक्वेशन। अब यहां पे क्या करना है आपको बस यहां पे निकालना है रिजल्टेंट वेव। क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो और फिर अपन देखते हैं कि आफ्टर सुपरपोजिशन इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हो गया, चलो अब आ जाओ बेटा यहाँ पे। अब अपन लिखना शुरू करते हैं कि आफ्टर सुपरपोजिशन, ठीक है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, सुपरपोजिशन करवा दिए हैं, तो सुपरपोजिशन करवाने के बाद क्या हो रहा है, तो आफ्टर सुपरपोजिशन, सर सुपरपोजिशन करवाने के बाद में ये हो रहा है कि अब जो रिजल्टेंट वेव बचेगा y, वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर, पहले वाले का और दूसरे वाले के वेव इक्वेशन का जस्ट समेशन बचेगा। ठीक है, ओके सर। तो अब जो y होगा ना, देखो y1 क्या है, y1 है अपने पास में a साइन ओमेगा टी,
और उसके बाद में सर y2 क्या है, तो y2 है अपने पास में b साइन, और उसके बाद क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा सर फाई, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और उसके बाद b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और उसके बाद में जरा गौर करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है b साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो अपने पास में क्या हो जाएगा सर, जरा गौर करते हुए चलेगा, साइन a प्लस बी था तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा सर कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सर साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में इवेंचुअली क्या चीज बैठ करके आ रही है यहाँ पे, तो बी को अपन ने छोड़ दिया, साइन ए प्लस बी था तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या हो गया सर कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए सर अब अपन एक काम करते हैं, y इज इक्वल्स टू, एक काम करना शुरू करो, मेरी बात सुनो। पहले अपन एक काम करेंगे, साइन ओमेगा टी यहां से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी जैसे कॉमन निकालेंगे ना, तो पता है क्या बचेगा, a प्लस बी कॉस फाई बचेगा, a प्लस बी कॉस फाई बचेगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी आ जाएगा कॉमन। अजी बोले हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है, पक्का पूरा फंडा क्लियर है, ऐसा बकायदा पूरा क्लियर है। तो दोनों में से अपन ने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया है, तो a प्लस बी कॉस फाई बच चुका है, तो ठीक है सर a प्लस बी कॉस फाई बच चुका है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे सर, यहाँ से फिर अपन यहाँ से करते हैं क्या सर, b साइन फाई, इसको अपन डब्बे में डालते हैं, और यहां पे अपने पास में क्या बच जाएगा, कॉस ओमेगा टी बच जाएगा, ठीक है। तो b साइन फाई अपन डब्बे में डाल लिया, कॉस ओमेगा टी बच जाएगा। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना प्लीज, पता है यहां पे क्या होता है, ये ना ये प्योर कांस्टेंट दिख रहा है, a प्लस बी कॉस फाई इज बेसिकली अ प्योर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं भी कुछ अज्यूम करने वाला हूं, अज्यूम करूंगा, बस तुम जरा ध्यान देना कि मैंने क्या अज्यूम करा है। अभी तक पूरी कहानी में हमें यह समझ में नहीं आ पा रहा है कि भैया रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, हमें यह समझ में नहीं आ पा रहा है कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा। देखो y1 जब लिखा ना मैंने a sin ओमेगा टी, फटाक से समझ में आ गया कि सर a जो है ना अपने पास में दिस इज बेसिकली ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर a क्या है अपने पास में, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड है। उसी हिसाब से इस वाली इक्वेशन को देख करके भी समझ में आ रहा है कि सर b जो है ना वो दरअसल दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड है। b क्या है सर, b है दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड। ये क्या उसको देख करके समझ में आ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट वेव अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड। तो अपन यहां पे एक हल्का सा अजम्पशन लेते हैं, ठीक है सर। क्या होगा वो अजम्पशन, वो अजम्पशन ये होगा कि a प्लस बी कॉस फाई दिख रहा है आप लोग को, a प्लस बी कॉस फाई, इसको आप मान लीजिए आर कॉस थीटा। क्या बोला है मैंने, a प्लस बी कॉस फाई आपको नजर आ गया है, इसको अपन लिख देंगे आर कॉस थीटा। और आपको b साइन फाई नजर आ गया है क्या, यस सर b साइन फाई भी नजर आ गया, इसको अपन लिख देंगे क्या सर, r साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब बस क्या करना है, जिसको हमने इमेजिन करा है ना उसको बस वहां पे भर देते हैं अपन, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर करना, a प्लस बी कॉस फाई क्या हो गया सर, r cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो r साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, एक फॉर्मूला बनने वाला है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस 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 साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, आर साइन थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा आर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ओमेगा टी, और फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा सर, मैं इसको साइन थीटा लिख दूंगा। ये वाली बात समझ में आ गई कि आप लोग को। अब जरा गौर करना, पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, आर तो चल मैं कॉमन भी निकाल लूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आर को कॉमन निकाला ना, तो यहाँ बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बन जाएगा, जो होता है सर साइन ए प्लस बी। क्या होता है सर, ये होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ओमेगा टी प्लस का थीटा बन जाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब जरा गौर करना, मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रहा था ना कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, भाई वो इस इक्वेशन को देख करके समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो y1 अपने पास में क्या होता है, y1 होता है पहले वाले वेव की वेव इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है। y2 क्या होता है सर, दूसरे वाले वेव की वेव इक्वेशन का फॉर्मेट। उसी हिसाब से जो ये y होता है ना, ये y क्या होता है, ये होता है रिजल्टेंट वेव की वेव इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है। तो दिस y इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट वेव की वेव इक्वेशन का फॉर्मेट, और उसी जगह पे यहां पे जो r है ना वो सर कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, r एग्जैक्टली वही जगह ऑक्यूपाई कर रहा है जो कि रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड की होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, उसके बाद साइन या कॉस का फंक्शन। तो ये जो r आपको नजर आ रहा है ना, दिस r इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। बोलो हाँ कि ना, r जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस r इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड, दिस r is going to be the
amplitude of the resultant wave. This R is going to be the amplitude of the resultant wave. तो भैया अब समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये R जो है ना, ये R ने जगह एग्जैक्टली वही ऑक्यूपाई करी है जो कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है ऑक्यूपाई करता। अब अपना पूरा फोकस क्या हो जाना चाहिए सर? अपना फोकस अब ये है, अब मालूम चल गया कि R एम्पलीट्यूड है, तो अब लग जाओ R की वैल्यू निकालने के पीछे। ठीक है, अब लग जाओ बेटा क्या, R की वैल्यू निकालने के पीछे। डेरिवेशन का आप लोग को प्रॉपर स्क्रीनशॉट अगर चाहिए होगा, जो कि ऑब्वियसली चाहिए होगा, तो आप शुरुआत यहां से करेंगे। आई बात समझ में? आप शुरुआत जो है ना सर वो यहां से करने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। उसके बाद फिर आप यहां तक आएंगे और उसके बाद तो फिर मैं आर की वैल्यू को निकाल के आपके सामने पेश कर दूंगा। बेफिक्र रहो, बस इतना मुझे बताओ कि यहां तक की बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, क्या करना है, हमारा फोकस क्या है? आर की वैल्यू को निकालना। उसके लिए बस एक काम करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। क्या बोला मैंने? स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, स्क्वायरिंग और उसके बाद में एडिंग करनी पड़ेगी। किसकी? स्क्वायरिंग एंड एडिंग किसकी करनी पड़ेगी सर? फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन की। ठीक है, पहली इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन की आप स्क्वायर करके एडिंग कर दीजिएगा। पहली और दूसरे इक्वेशन की आप स्क्वायर करके एडिंग कर दीजिएगा। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या था यहां पे सर, ये लिखा हुआ था a प्लस बी कॉस फाइव। ठीक है, और इसका अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लिख दूं मैं इसको a प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर। यस सर, तो a प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर दीजिएगा यहाँ पे सर। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था सर b साइन फाइव, इसका अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो b साइन फाइव का स्क्वायर। ओके सर, चलेगा। अपना फोकस तो है कि कैसे भी करके बस r की वैल्यू को निकाल दो। इज इक्वल्स टू, भाई इसका भी अपन को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्लस क्या हो जाएगा सर? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन खोलेंगे तो कैसे खुलेगा? ये ए स्क्वायर प्लस ये कैसे खुलेगा? बी स्क्वायर प्लस ये कैसे खुलेगा? 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जैसे अपन, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। भाई अगर आप ये सोच रहे थे कि सर अपना अजम्पशन वाला जो पैरामीटर है थीटा वो इस कहानी में आ रहा है, तो भाई कहानी में अभी आया था पर वो निकल जाएगा। ठीक है, देख लो भाई यहां से निकल गया। कैसे निकला सर? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैथ्स की बहुत ही फेमस आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की। आंसर कितना आता है इसका? 1 आता है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। तो यहाँ पे देयरफॉर ए स्क्वायर तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक काम करो, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जैसे अपन यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस क्या हो जाएगा सर? साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अपने पास में क्या आ जाएगा सर? 2ab कॉस फाइव। उसके बाद अपने पास में क्या आ जाएगा सर? 2ab कॉस फाइव, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा सर? आर का स्क्वायर, बिकॉज याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा गौर करना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर? 2ab cos फाइव के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर आप जब r निकालेंगे ना, तो r पता है क्या हो जाएगा? जो अपन को पूछा गया था भाई, जो अपन से पूछा गया था ना कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो सर वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव के बराबर। ध्यान रखना कि जो फाई है ना, ये पहले और दूसरे वाले वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह फाइव बोल रहा हूँ, सॉरी फाइव। तो यहाँ पे जो फाई आपको दिखाई दे रहा है ना, हियर फाई इज the phase difference between first and second wave. This is the phase difference between
दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर बात समझ में आ रही है तो फिर कमेंट सेक्शन में बाकायदा फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए। ओके सर, डन 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 डन। चलिए अब इस पर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। इवैल्यूएट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एक रिजल्टेंट वेव का अपन को एम्पलीट्यूड निकालना है। इवैल्यूएट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ सुपर इम्पोज्ड वेव्स, जो सुपर इम्पोज्ड वेव्स हैं, इफ द सुपर इम्पोज्ड वेव्स हैव एम्पलीट्यूड ऑफ, अगर सुपर इम्पोज्ड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ना वो है सर 3 mm एंड 4 mm, एम्पलीट्यूड ऑफ 3 मिलीमीटर एंड मान लेते हैं अपन क्या सर 4 मिलीमीटर, हैविंग नो फेज डिफरेंस, ठीक है। मतलब कोई भी फेज डिफरेंस उनके बीच में नहीं है, ठीक है। तो हैविंग नो फेज डिफरेंस, उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। यस सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब जरा चेक करिएगा, पहली वाली का जो एम्पलीट्यूड है ना वो अपने पास में कितना है सर 3 mm के बराबर है एक तरफा, एंड दूसरी वाली जो है तुम्हारी दूसरी वाली जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना है अपने पास में सर 4 mm के बराबर है, और इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। तो मतलब फाई की वैल्यू अपने पास में कितनी होने वाली है सर 0 डिग्रीज के बराबर होने वाली है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज बाकायदा पूरी क्लियर चल रही है? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब अपन एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे निकलने वाले हैं रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सर क्या होगा जरा गौर करते हुए चलना। आर जो होगा ना, आर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। मैं बताऊं cos 0 की वैल्यू क्या है? cos 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे अपन इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा सर ये a प्लस बी बचेगा। a का मतलब था अपने पास में कितना सर 3 मिलीमीटर, और b का मतलब अपने पास में क्या था सर 4 मिलीमीटर। जब पूरा इसको अपन सॉल्व आउट कर लेंगे तो आंसर इज गोइंग टू बी 7 मिलीमीटर, ठीक है। आ गई पूरी बात समझ में? यस सर, बाकायदा पूरी बात समझ में आ गई है। तो जब आप इसमें चेक करेंगे, ये पहला वाला वेव हैविंग 3 मिलीमीटर का एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये दूसरा वाला वेव हैविंग 4 मिलीमीटर का एम्पलीट्यूड, और अब यहां पे जो बनेगा ना वो बनेगा रिजल्टेंट वेव हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ 7 मिलीमीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में अब ये वाली चीज बाकायदा पूरी जानदार शानदार तरह से बैठ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। निपटाया जाए इसको, बिल्कुल निपटाते हैं सर। अब आते हैं डैम्ड ऑसिलेशंस के ऊपर, ठीक है। तो डैम्ड ऑसिलेशंस में बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अगर अपन ऐसा मान लें कि देयर इज नो क्या बोल सकते हैं उसको, एयर फ्रिक्शन, ठीक है। कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए। तो इस वाले केस में इसको कोई ड्राइव करने वाला सोर्स भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कोई बैटरी लगी है जो उसको घुमा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर इसको अपने फ्रीली छोड़ दिया है ना, ऐसे जा रहा है और एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बकायदा पूरा ऐसा घूमता रहेगा, ठीक है। और सेम एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है सर, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में एयर फ्रिक्शन होता है, और जब एयर फ्रिक्शन होता है तो एयर फ्रिक्शन होने की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है क्या ये बराबर मेंटेन कर पाएगा हमेशा? नहीं सर, एयर फ्रिक्शन के कारण हवा काटते 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 क्या होगा कि इसका जो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है, और फिर आपके सामने ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। आगे आपको ये वाली पूरी बात समझ में? ठीक है, फिर आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, डन 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 डन। अब क्या मैं आपसे बोल रहा था ना कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ग्राफ ऐसा बना कैसे, देखो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव दिस फिक्स्ड सीलिंग, ठीक है। और हमारे पास हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में ये अपने पास में रस्सी थी
और ये अपने पास में उसका पेंडुलम बॉब था, हमने उसको यहाँ से छोड़ा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, अगर आपका थॉट ऐसा है कि ये तो अपने पास चलो मेन पोजीशन है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वापस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे आएगा, तो सर प्रैक्टिकल सिनेरियोज में पूरा 5 सेंटीमीटर नहीं आ पाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। मान लो कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकलेगा तो फिर ये 4.5 अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये कितना अचीव कर पाएगा सर, अब ये 3.5 अचीव कर पाएगा। अब जब यहाँ से निकला है ना तो ये 3.5 सेंटीमीटर था, तो अब ये यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर पे नहीं आ पाएगा सर, ये आ जाएगा मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर पे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आकर के रुक ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज अपन क्या बोल सकते हैं कि इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज जो एम्पलीट्यूड है, द एम्पलीट्यूड इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज, द एम्पलीट्यूड ऑफ द displacement in oscillation, the amplitude of displacement, the amplitude of the oscillation लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की मैक्स वैल्यू इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ना, ठीक है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। ओके सर, ठीक है। चलिए अब जब इसका ग्राफ बनेगा ना अपना प्रॉपर, तो मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं। देखिए एम्पलीट्यूड का वेरिएशन अपन दिखाते हैं, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एम्पलीट्यूड का अपन वेरिएशन दिखाते हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड नथिंग एल्स। तो एम्पलीट्यूड का अपन वेरिएशन जो है वो दिखाते हैं किसके रिस्पेक्ट में सर, टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, ठीक है। ओके सर, डन, कोई भी दिक्कत वाली बात तो उसके अंदर ऐसा है नहीं। तो अब यहां पे क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड जो होता है ना सर वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे इसका जब ऑसिलेशन करवाएंगे अपन, तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना वो समय के साथ साथ और कम और कम और कम और कम और कम और कम हो जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, यस सर, ये वाला फंडा बकायदा समझ में आ गया। इसको अपन कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, डैम्पिंग हो चुकी है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है इसको, ठीक है सर। ओके सर, यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही था इसका लास्ट टॉपिक, ठीक है। आगे बात समझ में, तो रिजल्टेंट वेव का अपन एम्पलीट्यूड निकाल चुके हैं और डैम्प्ड ऑसिलेशंस को अपन देख चुके हैं, और इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी, हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं। जो वीडियो अपना रिलीज हुआ उसके बाद जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, उसको हम लोग बाकायदा चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंची है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पा रहे हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।